प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। भारत के हर व्यक्ति के आंसू हम नहीं पोंछ सकेंगे, तब तक हम आराम नहीं कर सकेंगे। आज भी आराम का समय नहीं है, बहुत काम करना है, बहुत संघर्ष है, बहुत कुर्बानियों की जरूरत है। नमस्कार। देश की बात में आप सबका स्वागत है। देश की बात में हम हर हफ्ते देश के एक नामचीन राजनीतिक हस्ती से बात करते हैं, देश की दशा और दिशा पर। इस हफ्ते के हमारे अतिथि हैं श्री सुशील कुमार सिंह जी, जो औरंगाबाद से जदयू के सांसद हैं। श्री सुशील कुमार सिंह जी ये दूसरे टर्म के सांसद हैं। पहले टर्म 1998 में इनका पहला टर्म था, उस समय ये समता पार्टी के सांसद थे। मैं आपको बता दूं, जदयू पहले समता पार्टी के ही नाम से जानी जाती थी। तो बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सुशील जी आपका। और कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे जदयू की अप्रत्याशित सफलता और प्रसार और फैलाव बिहार में जिस तरीके से हुआ है, खास करके जो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो देखने में मिला, क्या आप लोगों ने किया, कौन सी जादू की कि जदयू के रंग में बिहार रंग गया? देखिए, कोई जादू नहीं किया हम लोगों ने। ये हमारी सरकार के काम का परिणाम है। उसके पीछे के 15 वर्षों में बिहार की स्थिति ऐसी बना दी गई थी, जो इनके हाथ में बिहार की सत्ता थी, बिहार का शासन जो लोग चला रहे थे, उन लोगों ने ये मान लिया था कि बिहार में विकास की और काम की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति कितनी भी खराब हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा वोट बैंक यदि सुरक्षित है, जात के आधार पर समीकरण यदि मेरा सुरक्षित है, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। बिहारियों को न तो विकास चाहिए, बिहारियों को न तो कानून और व्यवस्था की अच्छी स्थिति चाहिए, और न बिहार के लोगों को बाकी अच्छी सुविधाएं चाहिए। ये उन लोगों ने मान लिया था, और उनकी ये सोच थी कि बिहार में केवल जात चाहिए जी। लेकिन जब जनता इससे ऊब चुकी और एक मौका पहली बार नीतीश जी के नेतृत्व में दिया बिहार के लोगों ने, एनडीए की सरकार बनी, मेरी पार्टी जदयू के नेता नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने काम करना शुरू किया। और निश्चित रूप से इस बात को कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ना ही मैं बढ़ा चढ़ा कर इस बात को कह रहा हूँ कि बिहार में काम हुए, बिहार में काम हुए, परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ। और दोबारा जब सत्ता में नीतीश जी आए, दोबारा जब हम लोगों की सरकार बनी, तो पूरे देश में और दुनिया में यह जो जनादेश दोबारा मिला, उससे ये प्रमाणित हुआ और ये साबित हुआ कि बिहार के लोग भी विकास चाहते हैं। बिहार के लोग जात के बंधन को तोड़कर विकास के नाम पर वोट देते हैं। विकास को जानते और पहचानते हैं बिहार के लोग। उनको अच्छी सड़क चाहिए, उनको बाकी सहूलियतें अच्छी चाहिए। ये सारी बात उस जनादेश से प्रमाणित हो गई जी। बल्कि एक चीज़ और भी प्रमाणित हुआ, जो इसके पहले जब हम लोग बिहार से आए थे दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए, तो बिहारियों को बिहारी शब्द एक गाली के तरीके से यहाँ दिया जाता था। और उसके बाद शनै शनै अभी आकर मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाके में, वो कहीं ना कहीं इस नेतृत्व ने स्थापित किया है। और जो बिहार की बिहारियत, जो कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, बंगाल की बंगालियत जैसे है, वैसी बिहार की बिहारियत है। और उस बिहारियत को पुनर्स्थापित करने में आपकी पार्टी और नीतीश कुमार जी ने बहुत ही महती भूमिका निभाई है। लेकिन जिस विकास की आप बात कर रहे हैं सुशील जी,
विकास, सड़क में विकास तो हुआ है, बिहार हम भी आते जाते रहते हैं, देखते हैं सड़क में निश्चित तौर से विकास हुआ है, लेकिन सड़क के अलावा और बिहार में क्या विकास हुआ है? क्या नई इंडस्ट्री लगी? क्या ट्रेडिंग अच्छी हुई? क्या बिहार में और बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आया? बिहार के जो बच्चे हैं, जो भविष्य की पीढ़ी है, उनके लिए बिहार में क्या प्रॉमिस है? देखिए, सड़कों का विकास तो, सड़कें अच्छी बनी है तो आपने भी माना, धन्यवाद है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी एक तरह से, वहाँ आपने सुना होगा, जिसके चलते बिहार की छवि भी बहुत ख़राब हुई, जिसकी चर्चा आपने की कि वहाँ अस्पताल में मरीज नहीं जाते थे, क्या क्या हालत थी, मैं उसको फिर से दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अब है कि वहाँ के अस्पतालों में चिकित्सा होती है, इलाज होता है लोगों का, वहाँ विद्यालयों में अब पढ़ाई होती है, तो ये परिवर्तन तो हुआ। अब रही बात इन्वेस्टमेंट का कि औद्योगिकरण नहीं हुआ, तो उसका सबसे जो अहम मुद्दा है वो है बिजली। और बिजली ऐसी चीज़ है जिसमें दो बातें प्रमुख हैं। एक तो कि बिना केंद्र के सहयोग के बिजली घर लगाया नहीं जा सकता, और दूसरी बात यह है कि बिजली ऐसी चीज़ है जो तुरंत में नहीं लगाई जा सकती। आज यदि हम काम शुरू करेंगे तो अगले 6-7 वर्षों में वो पूरा होगा। तो बिहार सरकार ने इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन भारत सरकार, कोयला तो भारत सरकार के हाथ में है, कोल लिंकेज भारत सरकार को देना है। भारत सरकार ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। कोयला, अब जैसे अपना जो बिहार सरकार की अपनी जो इकाई है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, कांटी थर्मल पावर स्टेशन है और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ का उत्पादन शून्य था। उसको फिर से उत्पादन की स्थिति में लाने के लिए और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नया यूनिट लग रहा है और बाकी रिनोवेशन का भी काम चल रहा है। अब जब नया यूनिट लग रहा है तो उसके लिए और ज़्यादा कोयले की आवश्यकता है। लेकिन कोयला आएगा कहाँ से? सारे कोयला के जो ब्लॉक हैं वो झारखंड में है। मुझे याद आ रहा है जिस समय बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो बिहार में एक गाना भोजपुरी का बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और वो गाना था अलगा भइले झारखंड अब खइहा शकरकंद। ये जो गाना था उसका शायद मतलब ये था कि जो सारे मिनरल वेल्थ झारखंड में चला गया, जो सारी ट्रेडिंग की एक्टिविटी थी वो वहाँ चला गया। बिहार सौभाग्य या दुर्भाग्य से लैंड लॉक्ड कंट्री है, वहाँ पर कोई हमारा मिनरल रिसोर्स नहीं है, और बिहार में बिहार की प्रॉस्पेरिटी के लिए खेती पर ही आश्रित होना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो इस सारे को ध्यान में रखते हुए विकास की क्या मानक स्थापित किए हैं आपने, आपके नेता ने और आपकी पार्टी ने? देखिए, वही मैं बता रहा था कि इसी को देखते हुए आपने कहा कि बिहार में ज़मीन के अलावा बाकी दूसरा कोई स्रोत नहीं है, न वहाँ माइन है, न मिनरल है, न वहाँ फॉरेस्ट्री है कि उसके माध्यम से भी रेवेन्यू वहाँ उपार्जित हो सके, राजस्व प्राप्त हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खेती पर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी ध्यान केंद्रित किया है और बहुत गंभीरता से किया है। बिहार पहला राज्य है जहाँ कृषि कैबिनेट बना, बिहार पहला राज्य है जिसने कृषि रोड मैप बनाया, और इस तरह से बिहार खेती के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बिहार का जो उत्पादन है धान का और गेहूं का, ये बढ़ा है पिछले दिनों में। अब जितनी विकसित खेती हो सकती है बिहार में, जो ट्रेडिशनल खेती है, जो पारंपरिक खेती है रबी और खरीफ की, उससे अलग दूसरी सब्जियों का, औषधीय पौधों का, बाकी बहुत चीज़ की खेती बिहार में, मशरूम की खेती। अब मशरूम, बिहार का मशरूम देखिए अब दिल्ली तक आएगा सुधा के माध्यम से। तो इस तरह से बिहार, बिल्कुल आपने सही कहा कि खेती ही बिहार का एकमात्र स्रोत और साधन अब बच गया है झारखंड के अलग होने के बाद।
तो इस चीज़ को समझते हुए नीतीश जी ने और हमारी सरकार ने कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। वहाँ कृषि पर इतनी गंभीरता से सरकार विचार करती है कि अलग से कृषि कैबिनेट है, कृषि का रोड मैप बना, और इसके कारण खेती में काफ़ी जो लोग कल तक खेती में रुचि नहीं लेते थे, जो किसान जिनको खेती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आज खेती करते हैं। और कई लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं धान के उत्पादन के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में कृषि के मामले में। हम कृषि पे और बात करेंगे, बिहार की इकोनॉमी पे और बात करेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है सुशील जी कि यहाँ हमें एक कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा। हम थोड़ी देर के लिए कमर्शियल ब्रेक पर जाते हैं, वापस लौटते हैं जल्द ही, आप कहीं मत जाइएगा। जल्द आ रहा है आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल रिपोर्टर 24/7, खबर परत दर परत। ब्रेक से वापस आने के लिए आप सबका धन्यवाद। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सुशील कुमार सिंह जी के साथ। तो हम बात कर रहे हैं कृषि के बारे में, बिहार की कृषि के बारे में। बिहार के साथ एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये आशीर्वाद भी है बिहार को, और एक तरीके से कहा जाए तो ये बिहार को कहीं से अभिशाप भी है। बिहार के पास पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर है, सोन है, गंगा है, बूढ़ी गंडक है, लेकिन अभिशाप ये है कि इन्हीं नदियों में बाढ़ के दिनों में इतनी बाढ़ आती है कि बिहार के गांव बह जाते हैं। ये बाढ़ से कैसे बचाव किया जाए, सरकार कैसे क्या बाढ़ से बचाव करने की बात कर रही है, और जो पानी का प्रबंधन है बिहार में, अगर पानी का प्रबंधन ठीक हो जाए तो हमारे ख्याल से बिहार दूसरे राज्यों को कृषि में छोड़ देगा। सुशील जी, पानी के प्रबंधन के बारे में आपकी सरकार ने क्या? देखिए, आपने कहा कि बिहार की जो नदियां हैं, बिहार में जो नदियां हैं वो या तो वरदान हैं या तो अभिशाप भी हैं। अभिशाप, आपने जिन नदियों का नाम लिया उनके अतिरिक्त एक और नदी है कोसी, जो बिहार के लिए कभी कभी अभिशाप बन जाती है। बिहार की जो प्रकृति है, बिहार की जो प्राकृतिक बनावट है, वैसा है कि बीच में गंगा बहती है और दक्षिण से उत्तर को ढलान है। दक्षिण से जितनी नदियाँ आती हैं, सोन दूसरे प्रदेश से आता है, बाकी और जो छोटी नदियाँ हैं वो झारखंड से आती हैं। और उत्तर से, और गंगा के उत्तर का जो इलाका है उनका ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी गंगा की तरफ है। तो उधर नदियाँ नेपाल से आती हैं। बाढ़ का कारण नेपाल की नदियाँ हैं। सबसे उसमें महत्वपूर्ण स्थान कोसी का है, बाकी और भी नदियाँ हैं, गंडक भी हैं। तो जो बाढ़ की, जो बिहार अपने स्तर पर बाढ़ से बचाव के लिए जितना कुछ कर सकता है उसने किया है और कर रहा है। जब महाप्रलय आया था आज से 4 साल पहले, उसके बाद जितना कुछ भी किया जा सकता था राज्य के स्तर पर, राज्य सरकार ने किया है। लेकिन चूँकि वो नेपाल दूसरा देश है, तो उस देश से राज्य सरकार अपने स्तर से सीधे बात या कोई संवाद या प्रस्ताव नहीं कर सकती। उसको तो उसके लिए भारत सरकार को आगे आना होगा, और भारत सरकार जब नेपाल से बात करेगी और नेपाल में जब हाई डैम्स या चेक डैम्स बनेंगे या जो तरीका हो बाढ़ को रोकने का, वो जब बनेंगे, तब जाके बिहार को इस अभिशाप से, इस मुश्किल से छुटकारा मिल सकता है या इसमें कमी आ सकती है। बिहार अपने स्तर पर अपने इलाके में बांध का निर्माण कर सकता है, स्पर बना सकता है, और वो उसने किया है। बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिहार, नेपाल के क्षेत्र में जो काम हो रहा होता है, नेपाली लोग, आपने भी सुना होगा कि वहाँ के कुछ जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, काम को रोक देते हैं या मज़दूरों को भगा देते हैं। फिर इस की बात जब आगे बढ़ती है तो फिर उसमें कुछ समझौता होता है।
तो बिहार की स्थिति ऐसी है, बिहार का प्राकृतिक बनावट ऐसा है कि हम तो अपने दम पर लड़ रहे हैं। एक तरफ हमें पानी आना है दूसरे राज्यों से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, दूसरे तरफ पानी हमें मिलना है नेपाल से। बहुत कम ऐसी नदियां हैं जिनका स्रोत हम लोगों के अपने राज्य के अंदर हैं। कोई 2-4 छोटी मोटी ऐसी नदियां हैं जिनका स्रोत अपने राज्य के अंदर ही है, वरना सारी की सारी नदियां कोई नेपाल से, कोई झारखंड, कोई मध्य प्रदेश से आती हैं। तो हम लोगों ने अपने राज्य की सीमा के अंदर, क्योंकि राज्य सरकार अपने राज्य की सीमा के अंदर ही कुछ कर सकती है, बाकी करने के लिए उसको अंतर्राज्यीय एकरारनामा करना होता है और भारत सरकार की उसमें अनुमति या मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे इलाके में एक बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना। उत्तर कोयल जो कोयल तो झारखंड की नदी है। कोयल झारखंड की नदी है। उसका डैम झारखंड के लातेहार ज़िले में बना हुआ है, कुटकू डैम उसको कहते हैं। उसका बराज मोहम्मदगंज में बना हुआ है, पलामू ज़िला है वो झारखंड का, वहाँ उसका डैम है मोहम्मदगंज में, वो भी बना हुआ है। लेकिन उसमें अभी डैम में लोहे के फाटक जो स्लुइस लगने हैं वो नहीं लगे हैं। अब भारत सरकार जो डूब क्षेत्र में जितनी ज़मीन जानी है उसके बदले में भारत सरकार कहती है कि राज्य सरकार हमको बदले में वनीकरण के लिए, वन लगाने के लिए, जंगल लगाने के लिए उतनी ही ज़मीन दे। अब ज़मीन वहाँ झारखंड की है, झारखंड सरकार दे सकती है। झारखंड सरकार, झारखंड के सीमा के अंदर मात्र 14% सिंचाई होनी है उस सिंचाई योजना से। तो झारखंड सरकार जब तक उसमें रुचि नहीं लेगी, जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगी, बदले में उतनी ज़मीन जितनी देनी है उतनी ज़मीन नहीं देगी, तब तक भारत सरकार प्रतिबंध नहीं हटाती है। और हम आज पिछले 3 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझको इस मामले में सफलता नहीं मिली है। तो इस तरह से हम लोगों को सिंचाई के मामले में, जल के आवक के मामले में कहीं रोकने के लिए नेपाल के तरफ से जो अत्यंत जल का प्रवाह आता है, जो बाढ़ का रूप लेता है, उसको रोकने के लिए हमें नेपाल से सहयोग चाहिए। झारखंड के तरफ से जो पानी आता है सिंचाई के लिए, वो तो बड़ा लाभदायक है, तो उसके लिए हमें झारखंड से अनुमति चाहिए। कहीं हमें बर्बादी को रोकने के लिए दूसरे देश से अनुमति चाहिए, तो कहीं हमें पानी आने के लिए दूसरे राज्य से अनुमति चाहिए। ये हमारा प्राकृतिक बनावट है और ये हमारी मुश्किल है। लेकिन इसी परिस्थिति से हम लड़ते हुए, जूझते हुए अपने आप को यहाँ तक खड़ा किए हुए हैं कि आज हम विकास कर रहे हैं, हमारे राज्य में परिवर्तन हो रहा है और देश और दुनिया, आप मीडिया के लोग भी अब मानने लगे हैं कि बिहार में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हुआ है। और तब जाके बिहार की छवि बदली है। आपने अभी कहा कि बिहारी शब्द एक गाली बन चुका था, आज बिहारी शब्द गाली नहीं है, बल्कि बिहारी शब्द एक सम्मानजनक शब्द बन चुका है। और ये इसलिए बना कि बिहार में काम हुआ, बिहार की छवि बदली। वरना पहले हम लोग भी जब बाहर जाते थे दूसरे प्रदेशों में, तो लोग कहते थे जब बिहार में विकास नहीं होता, जब बिहार में काम नहीं होता, तो फिर से वही सरकार क्यों आ जाती है। क्योंकि एक बार कोई सरकार काम नहीं करती है तो अगली बार लोग उसको बदल देते हैं। लेकिन बिहार में क्या कारण है, इसका मतलब वो लोग ये कहना चाहते थे कि बिहार के लोग ही विकास नहीं चाहते, बिहार के लोग कानून व्यवस्था नहीं चाहते, बिहार के लोगों को सहूलियत नहीं चाहिए। जबकि बिहार के लोग चाहते थे, लेकिन उस जकड़न को तोड़ने में कुछ समय लगा। हमारी पार्टी ने, हमारे एनडीए के लोगों ने, हमारे नेता ने, नीतीश कुमार जी ने काफ़ी मेहनत किया इसके लिए और इस धारणा को बदला, इस जकड़न को तोड़ा। यह जो जात के आधार पर गठबंधन बना हुआ था उसको तोड़ा। तब बाहर में अब दूसरे प्रदेशों के लोगों को लगा कि बिहार के लोग नहीं, सच में पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं और उनको विकास चाहिए। जब दोबारा सत्ता में आई एनडीए की सरकार, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तब देश में ये संदेश गया कि बिहार के लोग विकास चाहने वाले लोग हैं, इसलिए नीतीश को दोबारा मौका बिहार के लोगों ने दिया। जी, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुशील जी, फिर लौट के आते हैं, फिर और बात करते हैं। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा
नया खबरिया चैनल जल्द आ रहा है। राइट न्यूज, सही खबर, सही नजरिया। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर बिहार पर चर्चा करेंगे अपने सम्माननीय अतिथि सुशील कुमार सिंह जी से। बिहार की परिस्थिति पर बात कर रहे हैं, बिहार के अभिशाप और वरदान दोनों पर बात कर रहे हैं श्री सुशील कुमार सिंह जी। सुशील जी, आप लोगों ने, आपके नेता ने, आपकी पार्टी ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की थी। क्या हुआ उसका, कहाँ है वो कागज, और क्या विशेष दर्जा बिहार को मिल सकता है? देखिए, क्या हुआ इसका जवाब तो भारत सरकार दे सकती है। भारत सरकार ही इस स्थिति में है और उन्हीं की जिम्मेवारी है कि इसका, हम लोगों ने अपनी मांग को बड़े तार्किक तरीके से और बड़ी मजबूती से भारत सरकार के सामने रखा और ये उनको कहा कि बिहार का जब बंटवारा हो गया, झारखंड अलग हो गया, तो अधिकांश उद्योग झारखंड में चले गए। कोयला, अबरख, कॉपर, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, जितने तरह के माइन मिनरल थे, आयरन, सारे झारखंड में चले गए। बिहार के पास केवल ज़मीन बची। तो इस आधार पर, और बिहार की आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, बिहार का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने इस आधार पर मांग की थी कि अब चूंकि बिहार में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, बिहार का क्षेत्रफल काफ़ी कम हो गया, छोटा हो गया, यहाँ ज़मीन के सिवा, खेती के सिवा अब कुछ बचा नहीं। उद्योग 90% से भी ज़्यादा उद्योग झारखंड में चले गए, माइन मिनरल सारा वहाँ चला गया, यहाँ के राजस्व प्राप्ति में काफ़ी बड़ी कटौती हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने कहा कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। स्थायी रूप से नहीं तो कम से कम कुछ दिनों के लिए भी दे दीजिए, ताकि हम लोगों को, यानी बिहार को, कुछ टैक्स रिलीफ मिल सके, कुछ और अन्य सुविधाएं मिल सके, जिससे कि इन्वेस्टर आएँ, जो पूंजी लगाने वाले लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो आएँ बिहार में, उद्योग स्थापित करें। क्योंकि जब तक उनको कोई इस तरह का इंसेंटिव नहीं मिलेगा जी, आकर्षण नहीं होगा, तो वो कैसे आएंगे? औद्योगिकरण वहाँ हुआ है जहाँ या तो राज्य सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार के माध्यम से उनको किसी न किसी तरह का इंसेंटिव मिला है, कोई पैकेज मिला है, कोई सुविधा मिली है, तब वो आए हैं। हमारी सरकार तो यही सुविधा दे सकती थी कि उनके लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो गई। अब बिहार आने में किसी को डर नहीं है कि कोई आएगा और उसका अपहरण हो जाएगा, उसकी किडनैपिंग हो जाएगी। जी, रात में लोग पान खाने जा सकते हैं, अब जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, और जा रहे हैं लोग जी। तो जो बिहार अपने स्तर से जो कर सकता था, उसने परिस्थिति को बना दिया है, उसको कर दिया है। लेकिन अब जो चीज़ें बिहार के पास नहीं है, कोयला बिहार के पास नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अनुमति, जैसे एक और उदाहरण आपको दूं कि चीनी से, गन्ना से सीधे इथेनॉल बनाने का तकनीक आ चुका है, लेकिन भारत सरकार के तरफ से एक प्रतिबंध है कि बिना चीनी का उत्पादन किए आप इथेनॉल नहीं बना सकते। बहुत सारे निवेशकों ने प्रस्ताव दिया, लगभग 20-25 हज़ार करोड़ रुपए का प्रस्ताव बिहार में पूंजी निवेश का था और है कि हम गन्ना से सीधे इथेनॉल बनाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि भारत सरकार के अनुमति की आवश्यकता है, हम बिहारी सांसद, लगभग सभी दलों के सांसद जाकर प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिले और उनसे आग्रह किया कि एक अनुमति चाहिए, एक पन्ने का, एक 4 लाइन की अनुमति, 1 लाइन की अनुमति चाहिए कि गन्ना से सीधे इथेनॉल बना सकता है कोई, इसके लिए जो प्रतिबंध है उसको हटाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पात वही रह गए। तो इस तरह से जब तक भारत सरकार का, और बिहार इस देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, वहाँ की आबादी, वहाँ की जनसंख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है, और जब तक बिहार विकास नहीं करेगा, जब तक बिहार विकसित राज्य नहीं होगा, तब तक देश का विकास कहाँ से होगा। लगभग 8-9% लोग
इस देश के बिहार में वास करते हैं, बिहारी हैं, बिहारवासी हैं, जब तक बिहार विकास नहीं करेगा तब तक कैसे आप मान जाएंगे कि देश विकास कर गया या कर जाएगा? आप लोगों ने कुछ विशेष पैकेज की भी मांग की है क्या, कुछ यानी इन टर्म्स ऑफ मनी कि इतना? नहीं, हम लोगों ने विशेष पैकेज की इन टर्म्स ऑफ मनी की मांग नहीं की है। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। विशेष राज्य के दर्जा में क्या होता है? उसमें टैक्स हेवन होता है। टैक्स हेवन है, बहुत टैक्स के मामले में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और उस तरह का है। तो जिसके चलते हम लोगों ने पैसा नहीं मांगा था, हम लोगों ने केवल विशेष राज्य मांगा था और कुछ मामलों में अनुमति मांगी थी। जैसे एथेनॉल के मामले में हम लोगों ने अनुमति मांगी थी, आज तक नहीं मिला। अब जैसे कोल ब्लॉक्स मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। लोकसभा में भी हम लोगों ने इसके लिए बड़े मजबूती से इस सवाल को रखा था अभी पिछले सत्र में। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से स्वयं मिलकर उनको आग्रह किया कि हमें कोयला चाहिए बिजली बनाने के लिए। अब कभी होता है कि बिहार कोयला मांगता है तो बिहार को कोल ब्लॉक देने की बात भारत सरकार करती है। कोल ब्लॉक का मतलब ये हुआ, मैं आपको बताऊं कि मुझको अभी भूख लगी है, अभी मुझको खाने की आवश्यकता है, मतलब ज़रूरत है, भूख लगी है। आप कहें कि आपको मैं ज़मीन दे देता हूँ, आप उपजाइए और खाइए, तब तक तो हम मर जाएंगे। तो यही स्थिति है कि बिहार को कोयला चाहिए तुरंत बिजली उत्पादन के लिए, तो भारत सरकार कहती है कि आप कोल ब्लॉक ले लीजिए, वहाँ से खनन कीजिए और कोयला ले आइए। खनन कीजिए। और तो बिहार सरकार के खनन के पास तो अपना एक्सपर्टीज तो कोई है नहीं। आप खनन करने के लिए दूसरी प्राइवेट जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, जो निजी निवेशक हैं, आप उनको दीजिए, आउटसोर्स करिए, आप उनको दीजिए। लेकिन यहाँ तो सरकार से मांग रही है। सरकार की यूनिट है बरौनी थर्मल और कांटी थर्मल, उसके लिए कोयला मांगती है तो कहते हैं आप ब्लॉक पकड़ लीजिए, आप ब्लॉक ले लीजिए और कोयला उत्पादन करिए। उस एक ब्लॉक को विकसित करने में कई साल लग जाते हैं, तब जाकर कोयला उत्पादन उसमें शुरू होगा। तो इस तरह से भारत सरकार का अपेक्षित सहयोग बिहार के विकास के मामले में, औद्योगिकरण के मामले में, निवेश के मामले में नहीं मिल रहा है। वरना बिहार आज निश्चित रूप से कहा जा रहा है, और आरोप भी, दूसरी तरफ आरोप भी, इसी कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि बिहार में जब इतना विकास हुआ, बिहार में स्थितियां जब इतनी बदली और सुधार हुआ, तो वहाँ निवेश क्यों नहीं हुआ, वहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ। जिनके कारण ये नहीं हो रहा है वही आरोप भी जड़ते हैं, वही आरोप भी लगाते हैं। जवाब उन्हीं के पास उसका है कि क्यों नहीं हुआ। जी सुशील जी, जवाब उन्हीं के पास है। बिहार के पास तमाम चीज़ें हैं। सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध की धरती है बिहार, नदियों की धरती है बिहार और समृद्ध धरती है बिहार। लेकिन इसके बावजूद बिहार अभी तरस रहा है कि उसे स्पेशल दर्जा मिल जाए, विशेष दर्जा मिल जाए, ताकि उसके पास निवेशक आ सके। और निवेशक आए तो उसके बाद बिहार का जो फ्यूचर जनरेशन है, जो भविष्य की पीढ़ी है, उसके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था हो सके, ताकि बिहार से पलायन नहीं हो। बिहार अभी जो भविष्य में और आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम झेल रहा है वो है वहाँ से पलायन, रोजी रोटी के खोज में वहाँ से पलायन। सुशील कुमार सिंह जी ने बिहार के बारे में बहुत विस्तार से बात की और कई बातें बहुत अच्छी कही। पानी के प्रबंधन पर इन्होंने बहुत सही बात कही। एक तरफ राज्य से परमिशन लेना पड़ता है, दूसरी तरफ दूसरे देश से परमिशन लेना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार बिहार को अपेक्षित सहयोग नहीं दे रही है। जब तक संघीय ढांचे में केंद्र सरकार किसी राज्य को अपेक्षित सहयोग नहीं देगी, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। सड़कों का विकास होना ही विकास होना नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया के तहत विकास की इस दौड़ में बिहार को भी आगे दौड़ते रहना है। नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार सिंह जैसे सांसद लोग बिहार की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनके बिहार को विशेष दर्जा मिल जाए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी देश की नामचीन हस्ती से मिलेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद।
तक भारत के हर व्यक्ति के आंसू हम नहीं पोंछ सकेंगे, तब तक हम आराम नहीं कर सकेंगे। आज भी आराम का समय नहीं है।